नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बताया कि सुलह हलके में हर घर को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 75 करोड़ रुपए किए जा रहे हैं। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अलग अलग गुटों में बटी है कांग्रेस। चंबा मेडिकल कॉलेज में एक ही बिस्तर पर दो महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ रहने को मजबूर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। सुलह हलके के हर घर को नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 75 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इस योजना में ट्यूबवेल लगाने, ओवरहेड टैंक बनाने और पुरानी पाइपों को बदलने का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत देहड़ में शनिदेव मंदिर के पास लोगों को संबोधित करते हुए दी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि देहड़ बंधियार के क्षेत्र के लोगों की मांग के अनुरूप पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन में 2 करोड़ 22 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इस योजना में 3 ट्यूबवेल, 3 ओवरहेड टैंकों का निर्माण करने के साथ 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत रमेहड़, मालनू और पुनर में पानी की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए भी ब्रिक्स के तहत लगभग 31 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें भी लोगों को ट्यूबवेल के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। परमार ने कहा कि भवारना से ठंडोल सड़क के सुधार पर 2.5 करोड़, ठाकुर द्वार के वैराम नगर कॉलोनी सड़क निर्माण पर 6 करोड़ 45 लाख रुपए, सरवा कनाल पट, रमेहड़, भवारना, भाटी, समलेना सड़क पर 5 करोड़ 80 लाख और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देहन के भवन पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने यहां औषधीय पौधे भी रोपित किया और प्रदेश के हर नागरिक से पौधा रोपित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से ही पौधारोपण को सफलतापूर्वक किया जा सकता है, इसलिए महिला मंडलों, समाजसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और आम आदमी को पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ग्राम पंचायत रमेड़, मालनू, पुन्नर के गांवों के लिए एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जल जीवन मिशन के तहत दहन वन विहार के लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की योजना स्वीकार हुई है। इस योजना के तहत 3 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे व 3 ओवरहेड टैंक भी बनाए जाएंगे। कहीं अब 10-15 किलोमीटर दूर नहीं, नजदीक कहीं ट्यूबवेल लगाए जाएं, नजदीक कहीं ओवरहेड टैंक बनाए जाएं। लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं तो पानी के बर्तन भी बड़े होने चाहिए, टैंक बड़े होने चाहिए। तो उसके लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। सुलह विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ रुपए की योजनाएं अलग अलग स्थानों पर शुरू हुई हैं। भाजपा हिमाचल प्रदेश प्रभारी व पंजाब के पूर्व राज्यसभा सांसद अविनाश राय खन्ना के प्रयासों से गांव लंगेरी गढ़शंकर निवासी कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर रोमानिया से भारत पहुंचा और उसका दाह संस्कार उनकी मातृभूमि पर हो पाया। बता दें, अविनाश राय खन्ना लंगेरी गांव से स्वर्गीय कुलदीप सिंह के भाई सुरजीत सिंह ने संपर्क कर कुलदीप सिंह की रोमानिया से मृत्यु हो जाने और उसका पार्थिव शरीर भारत मंगवाने में पेश आ रही समस्या से अवगत करवाया था, जिसके बाद अविनाश राय खन्ना ने मृतक के परिवार से दुख साझा करते हुए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर जल्द भारत भेजने को कहा। विदेश मंत्रालय ने खन्ना के पत्र पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर भारत भेजा, जिसके चलते उनके परिजन मृतक के अंतिम दर्शन कर पाए और कुलदीप सिंह का दाह संस्कार उनके गांव लंगेरी में हो सका। मृतक के परिवार ने फोन पर भारत सरकार और अविनाश राय खन्ना का आभार जताया। मेरे जिले के गांव लंगेरी में कुलदीप सिंह रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर का पालन पोषण करने के रोमानिया गया था। अनलकीली वहाँ उसकी डेथ हो गई, लेकिन वहाँ उसकी बॉडी लाना सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। गांव में और घर वालों में इच्छा थी कि हम लोग उसका
क्रियाक्रम धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार कर सके, अंतिम दर्शन कर सके। मैं धन्यवाद करता हूं नरेंद्र भाई मोदी जी का और ख़ास तौर पे फॉरेन मिनिस्टर का, जिन्होंने मदद पोर्टल पर रिक्वेस्ट डालने के और मेरी रिक्वेस्ट जो मैंने रिटर्न भेजी थी उसको मानते हुए कुलदीप सिंह की बॉडी जो है वो उसके गांव लंगेरी में आई है, जो मेरे ज़िले में पड़ता है। गांव वाले और परिवार वाले मोदी जी का और ख़ास तौर पे विदेश मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं अपनी तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि प्रदेश में 4 उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रदेश भाजपा ने रूपरेखा तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं और जनता के हितों का पूरा ख्याल रखा है। ऐसे में भाजपा ही चारों सीटों पर काबिज होगी। सत्ती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बंटी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता GS बाली द्वारा दिए गए बयान कि अगला मुख्यमंत्री कांगड़ा से होना चाहिए, इस पर सतपाल सिंह सत्ती ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहीं से भी हो सकता है, इसमें क्षेत्रवाद की बात करना उचित नहीं है। कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक कमजोर स्थिति में है। कांग्रेस की आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि ना कोई सोनिया गांधी जी की सुनते हैं, ना कोई राहुल गांधी जी की सुनते हैं, और वो परिवार भी अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरह से बंटा है, जैसा मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है। पंजाब में प्रियंका जी और राहुल गांधी जी मुझे लगता है सिद्धू जी को चाहते हैं, वो तो चाहते हैं शायद चीफ मिनिस्टर भी वो बन जाए। लेकिन केंद्र में जो मुझे लगता है उनकी हाईकमांड है सोनिया गांधी जी, वो शायद कैप्टन अमरिंदर जी के साथ है। तो ऐसा कांग्रेस सब जगह है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के इन तीनों नेता जो एक ही परिवार के हैं, कौन किसके साथ है मुझे लगता है वो कांग्रेस ज्यादा जानती होगी। कई बार ध्यान में आता है कि कुलदीप राठौर जी जा रहे हैं, कई बार ध्यान में आता है मुकेश जी जा रहे हैं, कौन किसको ला रहा है। जो उस परिवार में अब खलबली मच गई है, वहीं पर ही अस्तित्व की लड़ाई है कि कौन उस परिवार में से कांग्रेस को चलाएगा। तो इसलिए जो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें क्या करना है कांग्रेस को करना है, सिद्धू जी के बारे में, अन्य लोगों के बारे में, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला। कांग्रेस को देखना है कि देश को कहाँ लेकर के जाना और पार्टी को कहाँ लेकर के जाना। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा के जब चुनाव थे तब भी बोल रहे थे कि अब हम लोग सबक सिखाएंगे इनको, और कांग्रेस के लोकसभा के चुनावों में ऐसी हार मिली, मुझे लगता है साल भर उनकी जुबान नहीं बाहर निकली। सब लोगों की लगभग जमानतें जब्त होने से बची इन लोगों की। 68 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, और हिमाचल प्रदेश में, हिंदुस्तान में वोट परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश के अंदर रही। उसी तरह से फिर इसके चुनाव आए, आपकी पंचायतों के चुनाव आए। पंचायतों के चुनावों में भी कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है। पंचायत चुनावों में चाहे हमारे नगर निकाय के चुनाव थे, चाहे हमारे नगर परिषदों के चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, जिला परिषद के और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चुनाव हुए, इन सब के निष्कर्ष में अगर आप लोग जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में सीटें जीती और अच्छे मार्जिन से जगह जगह पर हम लोग जीत करके आए। और इसी तरह से 2 पहले उपचुनाव धर्मशाला और प्रसाद का हुआ था, तब भी कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया कि वो विधायक कोई जीत जाए। तो कांग्रेस की धर्मशाला में तो जमानतें जब्त हो गई। ये हिमाचल के लिए, कांग्रेस के लिए भी बड़ा एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि उनकी धर्मशाला में जमानत जब्त क्यों हुई। एक नेशनल पार्टी और हिमाचल में सरकार में रही हुई पार्टी, और उनकी एक प्रतिष्ठित सीट के ऊपर जमानत जब्त हो जाए, इसका जवाब उनको पहले अपने आप से लेना चाहिए। तो कांग्रेस किस तरह से बिखरी हुई है, बंटी हुई है, और बिना नेता के और बिना नीति के आजकल चल रही है, तो उसके नाते कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है लोगों को। लोग भारतीय जनता पार्टी में उम्मीद रखते हैं। जयराम ठाकुर जी जैसा नेतृत्व, एक शरीफ और ईमानदार व्यक्ति, जो हर क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में हर विधानसभा में कम से कम 2 बार जाकर के आए, कम से कम 2 बार, 4-5 बार टूर भी उनका हो गया। इतना सघन दौरा शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। अपनी समर्थ के अनुसार हर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वो हर जगह जाए, हर गांव में जाए, हर क्षेत्र में जाए, लेकिन फिर भी जितना नौजवान होने के नाते उन्होंने मेहनत की और सब जगह गए। अगर कोरोना काल बीच में नहीं होता तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के 4-4 दौरे हर विधानसभा क्षेत्र के हो जाते। और जब मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो विकास की वहाँ गंगा चलती है, वहाँ पर पैसा जाता है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जाते हैं। तो उसके नाते उन्होंने डेवलपमेंट की है और एक अच्छी गवर्नमेंट हिमाचल में चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, और इन 4 चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आजकल उपचुनावों का जो जोर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो हमारे उपचुनाव हो रहे हैं 3 विधानसभाओं के और 1 लोकसभा का, हिमाचल में शायद ही
कभी इतनी जल्दी इतने लोगों मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, जिसके कारण ये 4 उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव जरूरी भी है, तो उसके नाते जैसा आपने कहा कि राजनीति गरमा रही है, इन चुनावों के माध्यम से अनेकों लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं आगे प्रबल हो रही हैं। और जैसा बाली जी ने कहा है कि कांगड़ा से मुख्यमंत्री होना चाहिए। मुख्यमंत्री कहीं से भी हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक है। हम लोगों को क्षेत्र की बात नहीं करनी चाहिए। और कांगड़ा एक बहुत बड़ा जिला है। कांगड़ा ने पहले भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को शांता कुमार जी के रूप में दिया है। तो मुख्यमंत्री कहीं से भी बन सकता है, लेकिन हमें क्षेत्र के हिसाब से अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जैसा प्रतिष्ठित पद भी उसमें क्षेत्रवाद की सीमाओं के अंदर लिप्त करके रह जाएगा। मुख्यमंत्री जो आज चल रहे हैं जयराम ठाकुर जी, मुझे तो लगता है बाली जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि वो अच्छे हैं, हिमाचल से ही है और हिमाचल का मुख्यमंत्री बने ऐसा तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन क्षेत्र की बात करना मुझे लगता है जी अच्छा नहीं है। ऐसे कहीं का भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और जहां तक दूसरा विषय है हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों का, उपचुनाव चल रहे हैं। 3 विधानसभाओं के उपचुनाव होंगे और 1 लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अपनी पूरी रूपरेखा तैयार की है। पार्टी का संगठन और सरकार इस काम में लगा है। उन विधानसभा क्षेत्रों में पहले भी हम लोगों ने अनेकों विकास के काम किए हैं और आने वाले टाइम में भी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम चले हुए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोकसभा भी जीतेंगे और तीनों विधानसभा भी जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो आज अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है, बाली जी ने तो ये कहा कांगड़ा से बढ़ना चाहिए, और अगर बाली जी से कोई लिस्ट पूछे तो मुझे लगता है कि 10-15 कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ना हो। तो उसके नाते तो जो वर्तमान व्यवस्था चली है मुझे लगता है वो अच्छी है, उसमें हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जयराम जी प्रदेश के एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का जैसा चहुमुखी विकास चंबा से किन्नौर तक और इसी तरह से सिरमौर से इधर सारे क्षेत्र में जो विकास का काम चला है लाहौल स्पीति तक, उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार का तालमेल अच्छा है। मोदी जी के माध्यम से अनेकों प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में आए हैं। शायद इतने प्रोजेक्ट्स किसी प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को दिए हों जितने 7 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल को दिए हैं। तो हिमाचल की राजनीति क्षेत्रों में ना बंट करके अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ी होनी चाहिए, और अच्छा व्यक्ति कोई भी हिमाचल प्रदेश में हो तो मुझे लगता है हिमाचल की सोचेगा। तो उसके नाते हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और अच्छा कर रही है, संगठन में भी सरकार में भी। इसी कारण से हम लोग चारों चुनाव जीतने की स्थिति में और हम लोग जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अगस्त में स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। बीएड के घोषित शेड्यूल के बाद अन्य पीजी कोर्स प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल भी जुलाई अंत तक जारी कर देगा। अगस्त में सभी कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं करवाने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन सितंबर मध्य तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करेगा। यूजीसी की ओर से जारी अकादमिक कैलेंडर के बाद प्रदेश विश्वविद्यालय को प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को पर्याप्त समय मिल गया है। वहीं प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 26 जुलाई से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। 16 अगस्त से नया सत्र शुरू होगा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 4 जगह होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पिछले 3.5 वर्षों में कोरोना महामारी के बावजूद भी सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं, जिसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और 2022 में बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता सिरमौर में कुछ कहते हैं तो शिमला जिले में उनका कोई और मत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जैसे बड़े नेता के स्वर्गवास के बाद एक रिक्त स्थान पैदा हो गया है। अब हर जिले से मुख्यमंत्री पैदा हो रहे हैं। अभी तो कांगड़ा से आवाज आई है, कुछ दिनों में सिरमौर और हमीरपुर से भी आवाज आएगी। ऊना जिला के कांग्रेसी तो बोल ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऊना से होगा। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि जहां तक उपचुनावों की बात है,
भाजपा हमेशा चुनावों के लिए तैयार है। जयराम सरकार ने प्रदेश में जो कार्य किए हैं उसको लेकर भाजपा चुनावी मैदान में जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता मुद्दाविहीन है और उनकी बातों में कोई दम नहीं है, इसलिए प्रदेश की जनता उनकी बातों में नहीं आने वाली। वहीं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछले करीब 3 महीने से बिजली उत्पादन 40% के करीब गिरा है। उन्होंने कहा कि यह मौसम पर निर्भर करता है, अगर बारिश और बर्फबारी अच्छी होती है तो बिजली उत्पादन भी ठीक होता है। देखिए, जहाँ तक उपचुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पिछले 3.5 वर्ष में कोरोना की महामारी के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। उन कामों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। हम जुब्बल कोटखाई के चुनाव के लिए भी तैयार हैं, हरकी के चुनाव के लिए भी तैयार हैं, फतेहपुर और मंडी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जहाँ तक 2022 की बात है, मिशन 2022, उसके लिए भी पार्टी और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस के जो नेता हैं मुद्दा विहीन बातें करते हैं। वो कांगड़ा में कुछ बोल देते हैं, मंडी में जाकर कुछ बोलते हैं, ऊना में जाकर कुछ बोल देते हैं, सिरमौर में जाके कुछ बोल देते हैं, और जितने उनके नेता हैं उतनी उनकी बातें हैं। सरकार पार्टी सत्ता में आ जाती है, उसको 36 सीटें मिल जाती है, 35, उसके बाद डिसीजन होता है कौन मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि कांग्रेस ने आदरणीय वीरभद्र सिंह जैसा कदावर नेता खोया, जिनके नेतृत्व में पिछले लगभग 40 साल से जो है कांग्रेस चुनाव लड़ती आई है, 40-50 साल से। इसलिए अब कांग्रेस में वैक्यूम है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि क्या होता मेरा ही नंबर लग जाए मुख्यमंत्री का। इसलिए यहाँ तो अभी तो बाली ने बोला है, कल को सिरमौर वाले भी बोलने वाले हैं कि सिरमौर का होना चाहिए मुख्यमंत्री, और उधर ऊना वाले तो बोल ही रहे हैं, मंडी वाले भी बोलेंगे, और शिमला वाले कौन से पीछा रहेंगे, वो भी बोलेंगे। इसलिए आज कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी है। देखिए, मैंने पहले कहा कि हमारी डिमांड अप्रैल महीने में 838 मिलियन यूनिट की थी, हमने 1150 मिलियन यूनिट हमारे पास पैदा हुई है। तो जो सरप्लस बिजली है वो हमने, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ टाइम टू टाइम, चाहे वो दिल्ली के साथ हुआ, पंजाब के साथ हुआ, हरियाणा के साथ हुआ या अन्य किसी प्रदेश के साथ हुआ, जो हमसे महंगी बिजली परचेज करेगा हम उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उस हिसाब से बिजली हम देते हैं। तो जो 40% बिजली कम हुई है उससे नुकसान तो हिमाचल प्रदेश का हुआ है। ये प्राकृतिक आपदा, इसके साथ तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तो काफी नुकसान हुआ है, करोड़ों में नुकसान हुआ है। प्रदेश के बागवानों को सेब का उचित दाम मिल सके, इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी निजी कंपनियों से करार कर रही है। इसके अलावा बागवानों को कार्टन से छुटकारा दिलाने के लिए क्रेट सुविधा की शुरुआत की जा रही है। इतना ही नहीं, कमेटी बागवानों को क्रेट खरीदने के लिए 50% राशि भी मुहैया करवाएगी। प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो गया है। इस दौरान बागवानों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी ने सेब को प्रमोट करने के लिए निजी कंपनियों से करार करेगी। इससे प्रदेश के बागवानों को सेब बेचने में आसानी होगी। यह जानकारी एपीएमसी शिमला किन्नौर के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों से भी संपर्क किया गया है और वह इस बार ट्रायल बेस पर सब्जी व सेब खरीदेंगे। नरेश शर्मा का कहना है कि इसका लाभ यह होगा कि प्रदेश के बागवानों को आढ़तियों के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, वे सीधे अपने फसल को बेच सकेंगे। इसके लिए प्रदेश की सभी मंडियों को ऑनलाइन किया गया है। रोहड़ू में 20 करोड़ की लागत से फल मंडी का निर्माण किया जा रहा है, वहीं प्राला मंडी का भी विस्तार किया जा रहा है। शिलारू में एक 20 करोड़ की लागत से मंडी बनाई जा रही है। बागवानों को लाभ पहुंचाने के लिए शिमला और किन्नौर में 138 करोड़ से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश की सेब मंडियों में 6 करोड़ सेब पैकिंग के लिए रखे गए हैं। बागवानों को सेब पैकिंग के लिए कार्टन बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे में एपीएमसी बागवानों को राहत देने के लिए करेट सिस्टम शुरू करेगा, जिसकी कीमत 80 से 90 रुपए है। बागवानों को करेट खरीदने के लिए 50% राशि एपीएमसी की ओर से मिलेगी।
नरेश ने बताया कि बागवानों के साथ बहुत से ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें आड़ती सेब तो खरीद लेते हैं लेकिन बदले में किसानों को उनकी पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसे में एपीएमसी ने घोषणा की है कि यदि कोई बागवान किसी आड़ती के खिलाफ शिकायत कर दे तो उस आड़ती का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। पिछले साल 238 आड़तियों के लाइसेंस थे, जबकि अभी 153 ही लाइसेंस रिन्यू हुए हैं। बाकी के सही दस्तावेज आने पर रिन्यू किए जाएंगे। नरेश ने बताया कि सभी बैरियर पर एपीएमसी के काउंटर रहेंगे। खासकर शोघी बैरियर पर पुलिस चौकी के साथ एपीएमसी काउंटर बनाए जाएंगे। अगर किसी बागवान के पास मान्य दस्तावेज होंगे तो उससे कोई भी मार्केट फीस नहीं ले सकता है। अगर कोई किसी प्रकार की फीस लेता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा सेब सीजन है वो शुरू हो चुका है और इसलिए एपीएमसी शिमला के किन्नौर ने अपनी जो रेगुलर मार्केट है उसकी मार्केटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर दी है। और इसके साथ ही हम अपने यार्ड के अलावा जो प्राइवेट कंपनी, बड़ी कंपनीज है, उनको भी प्रमोट करने जा रहे हैं, जिसमें अमेजोन है, बिग बास्केट है। इनके जो एक्सटेंशन काउंटर खुल गए हैं और एप्पल और वेजिटेबल की परचेज में आने के बाद किसानों और बागवानों को इस बात का बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ एपीएमसी शिमला और किन्नौर ने 138 करोड़ रुपए की मार्केट यार्ड्स और सीए स्टोर का जो काम शुरू हुआ है, इसके लिए मैं प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ जो उन्होंने 2 दिन पहले MIS के तहत जो हमारा स्पोर्ट प्राइज है उसको 1 रुपये बढ़ाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में 2008 से लेकर 12 तक मात्र चुनावी वर्ष में 50 पैसे बढ़े थे और प्रदेश में सम्मानित जयराम ठाकुर जी की सरकार आने के बाद हर साल 50-50 पैसे बढ़ते हुए स्पोर्ट प्राइज के इतिहास में 1 रुपये का हाइक जो है बहुत बड़ा हाइक है। इसलिए मैं उन कांग्रेस के भ्रमित नेताओं को सलाह देता हूं कि MIS के स्पोर्ट प्राइज के इतिहास में वो गहन अध्ययन करने के बाद ही जनता के बीच आए। साथ ही साथ पूरे प्रदेश के अंदर हमारे पास जहां तक ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए भी हमने इस बार बजट रखा है और उसके अलावा जो HPMC के द्वारा कोल्ड चेन पूरे प्रदेश में स्थापित की जा रही है, जिसमें पराड़ा का 100 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट भी है। इसमें ये 15 प्रोजेक्ट लगने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में इस प्रोसेसिंग प्लांट और कोल्ड चेन लगने के बाद किसानों और बागवानों को जो उनके रेट में उनको नुकसान होता था उसकी भरपाई हो पाएगी। इसलिए मैं प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नगर निगम शिमला ने कूड़ा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान न कर पाने वाले लोगों से अब घर द्वार पर बिल वसूलने का फैसला लिया है। निगम के आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि शहर के कुछ लोग ऑनलाइन बिल का भुगतान करने में असमर्थ थे व कुछ लोगों तक कूड़ा शुल्क का मैसेज भी नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सहब कर्मचारियों के साथ बैठक करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सभी लोगों को घर द्वार पर प्रिंटेड गार्बेज बिल दिया जाएगा ताकि वे अपनी इच्छानुसार बिल का भुगतान कर सके। आयुक्त ने बताया कि लोग निगम के कार्यालय, ऑनलाइन माध्यम से और लोक मित्र केंद्र में भी कूड़े का बिल का भुगतान कर सकते हैं। गार्बेज बिल्स हमारे जो हैं, ये बात सही है, काफ़ी टाइम से पेंड ही हो गए हैं और एक नगर निगम ने इनिशिएटिव लिया था जिसमें कि हमने ऑनलाइन गार्बेज पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया और वो एक अच्छा स्टेप था। बट काफ़ी नागरिक ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं हमारे, तो उसके कारण हमने फिर जो बिलिंग भी थी वो मैसेज के रूप में देनी स्टार्ट कर दी थी आम जनता को। तो मैसेज कुछ लोगों तक शायद पहुंचता था, कुछ नहीं भी पहुंचता था और उसको इतना सीरियसली लोग लेते भी नहीं थे। तो हमने इस विषय पर काफ़ी चर्चा की अपने साहिब सोसाइटी जो हमारी उनके साथ, और उसमें हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये सब नागरिकों को हम एक प्रिंटेड बिल देंगे गार्बेज का। तो हमने ये पूरी प्रोसेस पूरी कर ली है और अब जल्द ही इस महीने के अंत तक हमारे जो 60,000 के आसपास गार्बेज कलेक्शन जहाँ से होती है, हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे हम ये बिल देंगे और उसमें लोग ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, MC के ऑफिस में भी ये गार्बेज बिल जमा करा सकते हैं और साथ ही जनता की सुविधा के लिए हमने लोक मित्र केंद्र जो हैं, जो हर वार्ड में तकरीबन एक लोक मित्र केंद्र है, तो वहाँ पर भी आम जनता जो ऑफलाइन मोड में बिल जमा कराना चाहे
उससे नगर निगम के कार्यालय आने की उस व्यक्ति को जरूरत नहीं है। वो अपने ही वार्ड में लोक मित्र केंद्र पर भी गार्बेज का भी और साथ ही जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का बिल है वो भी हमने उनके साथ टाई अप कर लिया है। तो अब वो लोक मित्र केंद्र पर ही अपना गार्बेज का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स का बिल जमा करवा सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हमीरपुर जिला उद्योग विभाग ने अपनी गतिविधियों में तेजी लाते हुए जिला में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों का प्रपोजल तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा है। हमीरपुर जिला उद्योग विभाग ने नौदौन के जलाटी, सुजानपुर के पनोह और जाहू क्षेत्र में भूमि चयनित कर नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश सरकार युवाओं को घर द्वार रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, जिसके लिए उद्योग विभाग ने भी कमर कस ली है। हमीरपुर जिला के 3 क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए जिला उद्योग विभाग ने सरकार को प्रपोजल भेजा है। यह जानकारी जिला उद्योग विभाग के अधिकारी विजय चौधरी ने दी। हमीरपुर जिला में युवाओं के छोटे उद्योगों को स्थापित करने के बढ़ते रुझान को देखते हुए जिला उद्योग विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ाते हुए 3 नए क्षेत्रों को चयनित किया है, जिसके लिए भूमि का चयन कर प्रदेश सरकार को इन्हें विकसित करने के लिए प्लान तैयार कर प्रपोजल भेजी जाएगी। विभाग ने जिला हमीरपुर के नादौन के जलाड़ी क्षेत्र के समीप रीट में 88 कनाल भूमि चयनित करके प्रदेश सरकार को प्लान तैयार कर भेज दिया है। वहीं सुजानपुर के पनोह के समीप भूमि का चयन कर लिया गया है, जहां उद्योग स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा जाएगा। विभाग द्वारा जाहू के समीप 58 कनाल भूमि को चयनित करके प्लान तैयार किया जा रहा है। जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी ने बताया कि रीट में चयनित भूमि को विभाग के नाम करवा लिया गया है और प्लान तैयार करके प्रदेश सरकार को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही बजट की स्वीकृति मिलती है, वैसे ही चयनित भूमि पर प्लांट को विकसित करने के अलावा सड़क व अन्य सुविधाओं पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। महाप्रबंधक विजय चौधरी ने बताया कि विभाग ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत अब तक 49 केसों को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में बीते वर्ष 65 केसों को स्वीकृति दी गई थी, जबकि इस वर्ष 182 केसों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जिला में युवाओं का रुझान MSME की ओर बढ़ा है। नए यूनिट लगवाने के लिए नई जगह एक्सप्लोर करी थी, जिसमें हमने रिट नदौन जलाड़ी के पास हमने एक बड़ा अच्छा एरिया हमें मिला हुआ है। वहाँ लगभग 88 कनाल जगह है जो हमने इंडस्ट्री के लिए चयनित की हुई है और इसका सारा मतलब फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद हमारे नाम पे ये ट्रांसफ़र हो गया और अब इसकी डेवलपमेंट प्लान बनाई जा चुकी है और साथ ही जैसे जैसे डेवलपमेंट की एस्टिमेट्स हमने भेजे हुए हैं उनका जैसे पैसा आ जाएगा तो हम SPS IDC या फिर PWD के थ्रू इसको डेवलप कराएंगे, जिसमें सड़क का निर्माण होगा, बिजली का और पानी का बंदोबस्त किया जाएगा। उसके बाद इसमें अलॉटमेंट चालू की जाएगी। इसके अलावा एक गांव पनोह में हमने कुछ एरिया आइडेंटिफाई किया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है तो उसको डेवलप करना मतलब हमें इतना ये नहीं लगा है कि हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा आएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर वहाँ लगाना चाहे तो उसके लिए हम इसको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे। एक जाहू में भी इसमें जो है वो एक प्रकरण है जो हम इसमें प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लगभग 58 कनाल 58 कनाल जगह जो है वो उसको लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। MSME में जो माइक्रो यूनिट्स लगाने के लिए हम एक तो स्कीम्स भी हमारे पास काफ़ी हैं, जैसे PMEGP स्कीम है हमारे पास, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना स्कीम है। तो PMEGP स्कीम में भी पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार हमने 49 केसेस को स्पॉन्सर किया है और वहाँ भी मतलब लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है। इसी तरह जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, वहाँ पिछले साल हमारे पास सिर्फ 65 केस हमने किए थे। इस 2020-21 में हमने वहाँ 182 केसेस को लोन दिलवाए हैं। तो इसका मतलब लोगों का, युवाओं का और स्पेशली रुझान जो है वो बढ़ रहा है आगे मतलब इंडस्ट्री लगाने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ वो बढ़ रहे हैं। हिमाचल में कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग 19 जुलाई से 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने जा रहा है। यह कोविड वैक्सीनेशन प्रदेश के 700 सेंटरों पर शुरू किया जाएगा। प्रतिदिन 75,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले टीके की अनुपलब्धता के चलते 18 से 44 साल आयु वालों के लिए
टीकाकरण बंद कर दिया गया था। अब केंद्र से वैक्सीनेशन मिलने के बाद टीकाकरण अभियान एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में 18 दिन बाद सोमवार से लगातार 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। 19 जुलाई से प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा सूबे के 700 सेंटरों पर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। अभी तक टीके की अनुपलब्धता के चलते 18 से 44 साल आयु वालों के लिए टीकाकरण बंद था। अब केंद्र से वैक्सीनेशन मिलने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी कार्य दिवसों पर रोज एक सत्र तय किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को टीका लगाया जाएगा। जनजातीय दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सभी सत्र कोविन वेबसाइट पर ऑनलाइन तय होंगे। मौके पर स्टॉल का निर्धारण संबंधित जिले पहले के अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में अब सत्र बनाने के दौरान 50% स्टॉल उपलब्ध करवाने होंगे। प्रतिदिन 75,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर पहली 2 लहरों से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जिससे बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन व सरकार पूरी तैयारियां कर रहा है। जिला चंबा प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यहां तक कि जिला के आला अधिकारी भी खुद लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन चंबा मेडिकल कॉलेज से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल रही है। जी हां, चंबा मेडिकल कॉलेज में एक ही बिस्तर पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ रहने को मजबूर हैं, जिससे कोविड संक्रमण के फैलने का खतरा हर वक्त बना रहता है। वहीं जब इस बारे में मरीजों व उनके तीमारदारों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक बेड पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशुओं के साथ यहां पर रह रही हैं, जिससे उन्हें हर पल कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है और ऐसे में यहाँ पर इस तरह से एक बेड पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ रह रही हैं, जो बेहद खतरनाक है। तो कहाँ क्या हुआ आपके इधर? एक बेड पे कितने हैं? तो क्या खतरा रहेगा? हाँ जी, तो क्या जी नहीं होनी चाहिए? सर कोविड चला हुआ है तो प्रॉब्लम तो है, और कोविड अब तीसरी लहर भी आ रही है, इससे बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, हो भी सकता है, और इसके लिए सिंगल बेड बहुत ज़रूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि हर बेड एक ही बेड होना चाहिए एक पेशेंट के लिए, बीमारी भी बढ़ सकती है। वहीं जब डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से बात की गई तो उन्होंने संभावित कोरोना की तीसरी वेव से बचने और इसके लिए अस्पताल द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि एक ही बेड पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ रहने को आखिर क्यों मजबूर है, तो उन्होंने कहा कि इन महिलाओं का कोरोना टेस्ट हो चुका है और इन्हें इस तरह से एक साथ रखने में कोई भी खतरा नहीं है। चंबा मेडिकल कॉलेज जो है वो एज पर सरकार की डायरेक्शन के अनुसार 3rd वेव के लिए तैयार है और तैयारी कर रहा है। इसके लिए हमारे पास यहाँ PSA एक प्लांट लगा हुआ है ऑक्सीजन का। उसके इन एडिशन टू दैट हमारे पास 2 मैनीफोल्ड सिस्टम लगे हैं। उसके लिए एक TB हॉस्पिटल में चल रहा है, एक नीचे मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। TB हॉस्पिटल का जो है वो कल ही दूसरा मैनीफोल्ड सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो गया है पिछले कल ही। और TB हॉस्पिटल में इन एडिशन टू दैट हम लोग जो हैं वो एक लिक्विड गैस प्लांट भी स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके मेरी पिछले कल ही वर्दी DC साहब से मीटिंग हुई है इसके बारे में। स्पेशली जो 3rd वेव में जो बच्चे इन्फेक्ट होंगे उसके लिए हम स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। उसके लिए हमने 30 to 35 बेड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं, जो स्पेशली बच्चों के लिए डेडिकेटेड होंगे, और बच्चों के वेंटिलेटर्स के ऑर्डर्स किए जा चुके हैं, उनकी मेडिकेशंस के ऑर्डर्स किए जा चुके हैं, और उसके लिए हम स्टाफ भी ट्रेंड कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हमारे पास जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास ट्रेंड है और वो सफिशेंट मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। उसका जो है उसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर बेड्स जो हैं वो कोरोना और कोविड उसके लिए हमने अरेंजमेंट्स के लिए रखे हैं। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि एक तरफ तो सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना करने के लिए जगह जगह लोगों को जागरूक कर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च कर रही है, तो वहीं एक ही बेड पर 2 महिलाएं अपने नवजात शिशु के साथ कैसे सुरक्षित रह सकती हैं, यह बात समझ से परे है। प्रदेश सरकार की ओर से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के जरिए विभिन्न वर्गों के लोग लाभ कमा रहे हैं। इसी कड़ी में एक शिक्षक ने रिटायर होने के उपरांत बागवानी शुरू कर
मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं नगरोटा बगवा के अमतराड़ निवासी सुरेश उपाध्याय की। 89 वर्षीय सुरेश उपाध्याय ने नौकरी से रिटायर होने के उपरांत सेब के पौधे लगाए। सेब के साथ साथ लीची के पौधों से भी सुरेश उपाध्याय आय कमा रहे हैं। वहीं अब उन्होंने कीवी व अन्य सब्जियां उगाना भी शुरू कर दिया है। इसमें बागवानी विभाग की ओर से भी उन्हें सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने खुद बागवानी शुरू करने के साथ साथ अपने पोते को भी नौकरी के पीछे भागने के बजाय बागवानी में पैर जमाने को प्रेरित किया है। सुरेश उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने लगभग 700 पौधे सेब के लगाए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने 22 क्विंटल सेब बेचकर 2 लाख रुपए कमाए थे। लीची के पौधों से भी उन्हें सीजन में 2 से 2.5 लाख रुपए की आय हो जाती है। इसके अलावा 2 हेक्टेयर भूमि में सुरेश ने आम के पौधे भी लगाए हैं, जिनसे सीजन के दौरान 50 से 60 हजार रुपए की कमाई वह कर लेते हैं। वर्तमान में सुरेश उपाध्याय द्वारा लगाए सेब के पौधों में से 400 पौधे फल दे रहे हैं। उनके साथ बागवानी के काम को अब उनका पोता प्रियांक भी देख रहा है। सुरेश उपाध्याय ने 5 कनाल भूमि में कीवी के 84 पौधे भी लगाए हैं, साथ ही सब्जियां भी उगा रहे हैं। मैंने ये सेब के पौधे 750 के करीब हैं, जिसमें पिछले साल 20-22 क्विंटल सेब निकला और 2 लाख से ऊपर जो है वो आमदनी हुई। इस बार अभी तुड़ान लगा है, देखते हैं इसका क्या बनता है। साथ में मेरे पास लीची के 125 पौधे हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष हो गई है। उससे मुझे 2-2.5 लाख रुपया सालाना आमदनी होती है। एक बंजर ज़मीन है मेरे पास, जिसमें 2 हेक्टेयर में आम के पौधे हैं जो 450 के करीब हैं। 15-16 साल के हो गए हैं, फल दे रहे हैं। उससे भी तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये जो है आमदनी हो जाती है। ये लीची के पौधे जो हैं, इनके लगाने में नगरोटा बगवा के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के में बहुत सहयोग हुआ। अभी ये तकरीबन कोई 400 के पौधा जो है वो सेब का फल दे रहा है। बाकी इस बार भी तकरीबन को 100 पौधे के प्लांटेशन है और कुछ पिछले साल की है। तो इस प्रकार ये सारा कुछ है। वहीं सुरेश उपाध्याय के पोते प्रियांक ने बताया कि बागवानी क्षेत्र में बहुत सी जानकारी उन्होंने अपने दादा से हासिल की है। वर्तमान में वह सब्जियां उगा रहे हैं और कीवी के पौधे भी लगाए गए हैं। प्रियांक ने बताया कि बागवानी विभाग की ओर से भी आवश्यक जानकारी उन्हें मुहैया करवाई जाती है। मेरे दादाजी काफ़ी मेहनत करते हैं। पूरा पहले से सबसे पहले उन्होंने लीची का बाग तैयार किया था, तो उनके साथ धीरे धीरे मैंने उनके साथ उनके काम में हाथ बटाया है, तो उनसे सीखा है, काफ़ी कुछ सीखा है। फिर उसके बाद ये अभी हमने 3 साल पहले सेबों का बाग लगाया था, तो उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मेरे को दादाजी से। और अभी हमने ये कीवी का बाग लगाया है, तो कुछ उसमें भी मेरे को काफ़ी नॉलेज मिलता है। और अभी मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कोरोना आ गया था तो कुछ करने को था नहीं घर पे, तो दादा ने मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसे सब्जियों का काम भी कर सकते हैं, जो कि मार्केट कभी बंद नहीं हो सकती। तो मैंने अभी सब्जियां लगाई थी और काफ़ी मैं अच्छी इनकम जनरेट कर लेता हूँ। जॉब से इतनी इनकम जनरेट नहीं होती कभी भी। वहीं नगरोटा बगवा के उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर विवेक गर्ग का कहना है कि ब्लॉक में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिनसे 1800 मीट्रिक टन फल उत्पादन होता है। जो बागवान पहले आम, लीची और संतरे के पौधे लगाते थे, वो किसान अब सेब और कीवी के पौधे भी लगा रहे हैं। क्षेत्र में बागवानों द्वारा लगाए गए सेब के पौधों में से 2000 पौधों में फसल आ चुकी है। कई बागवान फल उत्पादन करके अपनी आजीविका कमा रहे हैं। नगरोटा बगवा विकासखंड की बात करें तो यहाँ लगभग 2000 हेक्टेयर के ऊपर जो है यहाँ फलदार पौधे लगे हुए हैं, और जिसमें से तकरीबन 1800 मीट्रिक टन के आसपास जो है यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन होती है। और पहले तो यहाँ पर जो है लीची, आम, संतरा प्रजाति के फलदार पौधे ही लोग जो हमारे बागवान थे वो लगाते थे, लेकिन 2017-18 के बाद जो है यहाँ पर जो अन्य फसलें हैं, जैसे कि सेब और कीवी के प्रति जो हमारे बागवानों का उनका रुझान शुरू हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मुझे बड़ा हर्ष होता है कि यहाँ पर तकरीबन 2.5 हेक्टेयर भूमि पर जो है नगरोटा बगवा के अंतर्गत जो है सेब की भी बागवानी की जा रही है, और जिसमें से तकरीबन 2000 पौधों पर जो है इस टाइम प्रोडक्शन आ चुकी है।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बागवान हैं वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक ही क्रॉप नहीं ले रहे हैं, विभिन्न क्रॉप जो है, विभिन्न फसलें जो है अपने ले रहे हैं और पूरे साल जो है उनकी आजीविका जो है उसमें ना कुछ अपनी आजीविका के तौर पे जो है अपनी इकोनॉमी को साउंड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ विभाग द्वारा जो है समय समय पर जो है सभी बागवानों को जो है जो भी सहायता जो होती है सरकार द्वारा वो उनको पहुंचाई जाती है। इस तरह की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्रीय प्रायोजित योजना है, चाहे वो राज्य प्रायोजित योजना है, वो उनका समग्र जो है उनका जो है हमारे बागवानों को तक जो है वो सारी स्कीमें पहुंचाई जा रही हैं और बागवान जो है उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।